देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, विक्षेपण क्या होता है तथा विक्षेपण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ा था। और मैंने ये भी बताया था कि जो असामान्य विक्षेपण जो होता है जिस रेंज के बीच में होता है उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण बैंड बोलते हैं। ये मैंने यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो देखो आज वाली क्लास में क्या है, एक तो इनका अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है, मतलब विक्षेपण को प्रदर्शित करने के लिए जो ग्राफ खींचा जाता है अपर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कोई भी माध्यम है, तो कोई भी माध्यम है तो उसमें से कोई भी वेव अगर गुजरेगी तो उस कंडीशन के अंदर उस वेव की आवृत्ति तथा उसके तरंग दैर्ध्य वगैरह इन इन दो चीजों और साथ साथ माध्यम के ताप और दाब के कारण क्या होता है, उस माध्यम के अपर्तनांक के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो ये तरंग दैर्ध्य है विद्युत चुंबकीय तरंग की, उस तरंग दैर्ध्य के कारण उस माध्यम के अपर्तनांक के अंदर जो इफेक्ट पड़ता है, उस अपर्तनांक के अंदर जो इफेक्ट है उसको ज्ञात करने के लिए तरंग दैर्ध्य तथा अपर्तनांक के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है। तो जो ये तरंग दैर्ध्य तथा अपर्तनांक के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसी ग्राफ को क्या बोला जाता है, सामान्य तथा असामान्य विक्षेपण के लिए अभिलाक्षणिक वक्र बोला जाता है, कहा जाता है। देखो ना इस ग्राफ के अंदर क्या होगा, क्या आप देखोगे तो क्योंकि नॉर्मली तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो परिवर्तन हो, हमको परिवर्तन देखना है किस किस के बीच में, तरंग दैर्ध्य के साथ में अपर्तनांक में होने वाले परिवर्तन को देखना है। तो स्टार्टिंग में तो आप देखोगे तो ग्राफ जो है उसमें विक्षेपण के कारण या फिर जो तरंग आपतित होने वाली तरंग है या गुजरने वाली तरंग है उसके कारण अपर्तनांक घटता है। पर एक छोटी सी रेंज के बीच में, तरंग दैर्ध्य की रेंज के बीच में क्या होता है, अचानक से इस अपर्तनांक के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो आप देखना जहां जहां पे ग्राफ के अंदर तरंग दैर्ध्य के साथ में अवर्तनांक घटेगा वो वाली कंडीशन या वहां पे वो ग्राफ जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, सामान्य विक्षेपण को। लेकिन जहां पर ग्राफ के अंदर एक बैंड के बीच में या एक रेंज के बीच में जैसे ही तरंग दैर्ध्य के साथ में अपर्तनांक के अंदर वृद्धि होगी, वह वृद्धि जो होगी वो किसको शो करेगी, असामान्य विक्षेपण को शो करेगी। तो जो ये टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है आप लोगों के, सामान्य तथा असामान्य विक्षेपण के लिए अभिलाक्षणिक वक्र। देखो कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा ग्राफ है, इसके अंदर जो विक्षेपण के अंदर बनाया जाता है वो ग्राफ क्या है, वो इस तरीके से है जो कि किस किस के बीच में, तरंग दैर्ध्य जो भी आपतित होने वाली या गुजरने वाली किसी माध्यम में से विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके तरंग दैर्ध्य लैम्बडा तथा साथ ही साथ में जो अपर्तनांक एन जो है उसके बीच में किया जाता है। मान लो कि कहीं पर भी एक जगह पर एन का मान क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो इसमें एन बराबर एक 1 है और दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो है ग्राफ खींचा जाता है, तो ग्राफ क्या होता है स्टार्टिंग में, तो क्या होता है डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। फिर क्या होता है वो एक किसी फिक्स तरंग दैर्ध्य के ऊपर या फिर एक फिक्स पॉइंट के पश्चात इस ग्राफ के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा उछाल आता है, फिर वापस डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो उछाल जो होगा, मतलब इसके अंदर जो वृद्धि होगी वो किसी एक पर्टिकुलर विड्थ के अंदर या किसी एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य की रेंज के अंदर ही होती है। और ये जिस रेंज के अंदर ये जो देखा जाता है उछाल, उसी रेंज को क्या बोला जाता है, अवशोषण बैंड बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर तो इसके अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, फिर यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और ये ग्राफ जिस जगह पर इस n बराबर 1 अपर्तनांक को काटता है वो वाला जो पॉइंट होता है उस जगह पे जो वेवलेंथ होती है उसको कांस्टेंट वेवलेंथ n नॉट से शो करती है, जिसके बाद में इसमें क्या हो रहा होती है, अचानक से क्या हो रही होती है, अधिकतम वृद्धि हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेंज है जहां पर आप देखोगे जो तरंग दैर्ध्य है उस तरंग दैर्ध्य के साथ में अवर्तनांक n के अंदर जो अचानक से वृद्धि हो रही है वो रेंज जो है वो क्या कहलाएगी आप लोगों की, अवशोषण बैंड कहलाएगी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर
यहाँ पे देखोगे तो वापस क्या है आप लोगों के अपवर्तनांक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो अपवर्तनांक में वृद्धि हो रही है। जहां पे डिक्रीमेंट हो रहा है उस जगह पर आपको कौन सा विक्षेपण दिखाई देगा, सामान्य विक्षेपण। मतलब जैसे ही कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग आपके माध्यम में से गुजरेगी, उस माध्यम का अपवर्तनांक उस तरंग के तरंग दैर्ध्य के साथ में डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे dn/d लैम्बडा जो होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है 0 के। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो ये विक्षेपण है आप देखोगे तो इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर, अपवर्तनांक के अंदर तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ में। तो इसलिए ये कौन सा विक्षेपण होगा, असामान्य विक्षेपण, जिसके साथ dn/d लैम्बडा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। dn/d लैम्बडा के बढ़ने के कारण क्या होगा, अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ में वृद्धि हो जाएगी। अपवर्तनांक की तरंग दैर्ध्य के साथ में वृद्धि होगी तो आप लोगों को मालूम है यह व्यवहार एक असामान्य व्यवहार होगा उस अपवर्तनांक के लिए, और इसी असामान्य व्यवहार को क्या बोला जाएगा, असामान्य विक्षेपण। तो अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर डेफिनेशन में ये लिख सकते हो कि किसी माध्यम या पदार्थ, किसी माध्यम या पदार्थ के अपवर्तनांक का उसमें से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग दैर्ध्य के साथ वक्र को कौन सा वक्र बोलते हैं, वक्र को अभिलाक्षणिक विक्षेपण अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ठीक है ना। और ये ग्राफ जो है वो कल आप लोगों को जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसका क्या करता है, वेरिफिकेशन भी करता है। आप उस डेफिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि तरंग दैर्ध्य, एक तो चीज अपने विक्षेपण की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि जो विड्थ है, सॉरी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक है उसमें से गुजरने वाली तरंग के तरंग दैर्ध्य के साथ में जो परिवर्तन होता है अपवर्तनांक के अंदर, वो क्या कहलाता है, उस माध्यम के अपवर्तनांक का विक्षेपण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में मैंने दो डेफिनेशन बताई थी, सामान्य और असामान्य विक्षेपण की। सामान्य विक्षेपण में मैंने क्या बताया था, यह बताया था कि जो भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य के साथ में, गुजरने वाली तरंग की तरंग दैर्ध्य के साथ में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप देखोगे तो ये घटने वाली चीज है वो उस माध्यम या उस विक्षेपण को प्रदर्शित कर रही है जो कि कौन सा विक्षेपण है, सामान्य विक्षेपण, जिसमें किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, घटना शुरू होगा। दूसरी चीज ये कि मैंने असामान्य विक्षेपण था उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आपतित या गुजरने वाली तरंग के तरंग दैर्ध्य के साथ बढ़ जाता है तो इस प्रकार का विक्षेपण कैसा विक्षेपण कहलाएगा, असामान्य विक्षेपण कहलाएगा। ठीक है। और साथ ही मैंने ये बताया था कि जिस रेंज के अंदर ये चेंज देखा जाता है या फिर ये जो इंक्रीमेंट देखा जाता है उसी रेंज को हम कौन सी रेंज बोलेंगे, अवशोषण बैंड, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका जो असामान्य विक्षेपण की तरंग दैर्ध्य रेंज भी कहा जा सकता है। तो ये आप लोगों को ग्राफ ध्यान रखना है क्योंकि एक नॉर्मल 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों को अभिलाक्षणिक वक्र का भी पूछ सकता है कि विक्षेपण के लिए सामान्य और असामान्य, जो विक्षेपण के दो पार्ट है, सामान्य और असामान्य विक्षेपण, सामान्य और असामान्य विक्षेपण को प्रदर्शित करने वाले अभिलाक्षणिक वक्र को प्रदर्शित कीजिए या फिर अभिलाक्षणिक वक्र को बनाइए। तो उस कंडीशन में आपको कौन सा अभिलाक्षणिक वक्र बनाना पड़ेगा, ये वाला अभिलाक्षणिक वक्र बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये प्रदर्शित करना पड़ेगा कि असामान्य विक्षेपण कौन सी रेंज के अंदर हो रहा है और सामान्य विक्षेपण कौन सा है, और उसमें सामान्य विक्षेपण और असामान्य विक्षेपण को जो प्रदर्शित करने वाला सूत्र है उसका मान क्या होगा वो आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को अवशोषण बैंड वगैरह इन सब के बारे में मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से उसके अंदर वृद्धि या कमी होगी। तो अब देखो यहाँ पे ये जो ये इसका अभिलाक्षणिक वक्र है वो भी खत्म हो जाता है। अब आता है ये कि जो विक्षेपण है उसके लिए क्या है, कुछ फॉर्मूले दिए गए थे। मतलब विक्षेपण को ज्ञात करने के लिए क्या है, टोटली क्या है, 4 प्रकार के फॉर्मूले दिए गए थे। एक तो कोची के द्वारा, एक हार्टमैन के द्वारा, एक ब्रिटियल के द्वारा, और एक जो फॉर्मूला था वो सेटमायर के द्वारा दिया गया था। तो देखो ये जो टोटल 4 फॉर्मूले
इन टोटल 4 फॉर्मूलों के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ में होने वाले सूत्र की आप एक तो अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के साथ में जो फॉर्मूला है वो प्राप्त होगा। दूसरा आप लोगों को वहां पे आप जब अपवर्तनांक का क्या करोगे, तरंग दैर्ध्य के साथ सापेक्ष आप क्या करोगे, लैम्ब्डा के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि जो विक्षेपण है वो किस प्रकार का है, मतलब वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। एक चीज आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब भी dn बाई डी लैम्ब्डा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, तो उस कंडीशन में आपका कौन सा विक्षेपण होगा, सामान्य विक्षेपण, क्योंकि इसके कारण क्या होगी, तरंग दैर्ध्य में कमी होगी। दूसरा, जब भी dn बाई डी लैम्ब्डा ग्रेटर देन 0 आएगा तो समझ लेना कि जो आप लोगों का जो विक्षेपण है वो कैसा विक्षेपण है, असामान्य विक्षेपण है। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि फॉर्मूले के अंदर dn बाई डी लैम्ब्डा का मान जो होगा वही निर्धारित करेगा कि विक्षेपण कैसा है, ठीक है। साथ में इन चारों फॉर्मूलों के अंदर आप लोगों को क्या होगा, अपवर्तनांक का लैम्ब्डा के साथ में तरंग दैर्ध्य के साथ में एक संबंध प्रदर्शित किया जाएगा और अलग अलग रेंज के लिए ये फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो अब हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अलग अलग विक्षेपण के फॉर्मूलों को पढ़ना है या फिर अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ में संबंध को पढ़ना है। विक्षेपण के लिए आनुभाविक सूत्र, जिसे क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ डिस्पर्सन। अब देखो इसमें जो नॉर्मली जो ये अनुभाविक सूत्र है उसके अंदर क्या किया जाता है, उसमें जो है माध्यम के अपवर्तनांक तथा किसके जगह तरंग दैर्ध्य के मध्य क्या है, संबंध को बताया जाता है। और ये संबंध जो है एक फॉर्मूले के रूप में दिया जाता है और ये जितने भी फॉर्मूले होंगे क्या है, इन जिन जिन वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर है उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन ये फॉर्मूले जो है कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो इन डायरेक्ट फॉर्मूलों को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। पर दो फॉर्मूले ऐसे होंगे जिसमें क्या है, आप लोगों को ये भी ज्ञात करना पड़ेगा कि जो विक्षेपण है उसका कौन सा विक्षेपण वो शो कर रहे हैं, सामान्य विक्षेपण शो कर रहे हैं, असामान्य विक्षेपण। क्योंकि dn बाई डी लैम्ब्डा की जो वैल्यू आप ज्ञात करोगे वहां से डायरेक्टली आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो विक्षेपण है वो कौन सा सामान्य विक्षेपण है या असामान्य विक्षेपण। कुछ दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिसके अंदर सीधा ही बोल दिया गया है कि ये कौन से विक्षेपण के लिए शो किए जा रहे हैं, तो जिनके लिए नहीं बोला गया उसके लिए तो आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, तो जिनके लिए बोला गया है उनके लिए आपको नहीं ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो एक तो ये फॉर्मूले किस किस के बीच में, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में रिलेशन को शो करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो कौन सा फॉर्मूला था, कोशी का सूत्र। ठीक है, अब देखो कोशी का सूत्र जो है, ये सूत्र जो है आप लोगों को एक तो कौन सी रेंज के लिए दिया गया था, दृश्य प्रकाश। जो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग होती है, उस तरंग के तरंग दैर्ध्य के लिए क्या दिया गया था, कोशी का सूत्र दिया गया था, जिसके अंदर क्या दिया गया, जिसमें क्या किया गया था, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में एक रिलेशन दिया गया था। जो रिलेशन किस प्रकार का था वो देख लीजिए। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा लिख लीजिए कि एक तो इसके अंदर मेन पॉइंट ये है कि जो ये सूत्र किसके लिए, दृश्य प्रकाश की रेंज के लिए दिया गया था। और दृश्य प्रकाश की रेंज कहां से कहां तक की होगी, 7000 से लेके 6800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है ना। जब ये रेंज आप लोगों को मालूम है ये इस रेंज में है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर बट्टे में लैम्ब्डा की पावर 5 या लैम्ब्डा की पावर 4 ऐसी टर्म आ जाती है, तो उस कंडीशन में ये एंगस्ट्रॉम में है और 10 की घात माइनस के 10, तो ये और भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस समय उस समय समझ लेना कि जब भी हायर पावर लैम्ब्डा की यूज होगी
तो उस कंडीशन के अंदर इन टर्म्स को क्या कर दिया जाएगा, नगण्य कर दिया जाएगा, इनका यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पे वैल्यू क्या आप लोगों को प्राप्त होगी, अधिकतम वैल्यू भी प्राप्त हो सकती है एन की। अब देखो ये जो फॉर्मूला था वो किसके लिए दिया गया था, एक तो ये फॉर्मूला सामान्य विक्षेपण में विक्षेपण के लिए दृश्य प्रकाश की तरंग के तरंगदैर्ध्य परास के लिए कोशी में माध्यम के अपवर्तनांक तथा तरंग के तरंगदैर्ध्य के मध्य क्या दिया था, एक साथ परिवर्तन के लिए क्या किया, ये सूत्र प्रतिपादित किया। ठीक है ना, और ये सूत्र जो है निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सूत्र जो है वो क्या है, एन या फिर म्यू, दो रूप में आप क्या करते हो, अपवर्तनांक को शो करते हो। तो यहाँ पे तो सिंपली तो हम किससे, एन से शो कर देते, ग्राफ हमने एन और लैम्डा के बीच में प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पे एन स्क्वायर बराबर इसमें जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन लैम्डा क्यूब पर 4 प्लस बी अपॉन लैम्डा 6 और भी आगे इसमें सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे जो ये ए बी सी डी है इस फॉर्मूले के अंदर वो क्या है, नियतांक है। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला था ये किसके द्वारा दिया गया था, कोशी के द्वारा दिया गया था। परंतु अभी जो हम यूज कर रहे हैं इस कोशी के फॉर्मूले का, वो कौन सी रेंज के अंदर यूज कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश के रेंज के अंदर इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो जो दृश्य प्रकाश के रेंज के अंदर जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि जो दृश्य प्रकाश है उसमें जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, 7,000 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। उस वजह से क्या किया जाता है, जो ये लैम्बडा की हायर टर्म्स होती है उनको क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, नगण्य कर दिया जाता है या उपेक्षणीय माना जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो ये विक्षेपण है इस विक्षेपण के अंदर हम क्या करें, पढ़ रहे हैं हम कौन से, दृश्य प्रकाश के परास की तरंग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, जिसकी तरंगदैर्ध्य परास क्या है, जिसकी तरंगदैर्ध्य परास आपके 5,000 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। जिसके कारण क्या किया जाता है, लैम्बडा के उच्च घातों को क्या कर लिया जाता है, को नगण्य और जब आप लैम्बडा के उच्च घातों को नगण्य कर दोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर अवर्तनांक और जो तरंगदैर्ध्य के बीच में जो रिलेशन है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके ए प्लस बी। ठीक है ना,
अगर इससे अधिक रेंज की होगी तो उस कंडीशन के अंदर कुछ और परिवर्तन हो सकता है, परंतु जो कोची का सूत्र जो था वो नॉर्मली किसके लिए, दृश्य प्रकाश की रेंज के लिए था। इस वजह से जो अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा, एन स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। अब देखो, अब इस समीकरण नंबर 2 का हम क्या कर लें, इक्वेशन नंबर 2 का लैम्बडा की सापेक्ष क्या करना था, इस अवकलन करना। जब लैम्बडा के सापेक्ष इक्वेशन नंबर 2 का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2n dn बाई डी लैम्बडा इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आप लोगों के 0 प्लस 2b अपॉन लैम्बडा क्यूब। ठीक है, 2 से a2 गया तो dn बाई डी लैम्बडा इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आपके माइनस के b अपॉन n लैम्बडा क्यूब। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 से वापस किसका मान रखोगे, n का मान रखोगे, तो यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा। वही मान यहाँ पे रखना है, तो यहाँ से डी एन बाई डी लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के बी अपॉन लैम्बडा क्यूब ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की पावर 1/2 डी एन बाई डी लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा, माइनस के बी अपॉन लैम्बडा क्यूब ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की पावर -2। अब देखो यहाँ पर ये ए कांस्टेंट बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, ये फॉर्मूले किसके टाइप में है, किसके रूप में है, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 के रूप में। तो उस कंडीशन में जब हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 के रूप में फॉर्मूला है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, द्विपद प्रमेय से क्या करना पड़ेगा, प्रचार करने पर। तो यहाँ पे किसका यूज करने पर, द्विपद प्रमेय से 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 जो होता है वो किसके बराबर होता है आपके 1 - x/2 प्लस √2। इस तरीके से आती है। हाई टर्म्स अगर हम नगण्य कर दे तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला ओनली फॉर किसके बराबर रह जाएगा, 1 - x/2 के बराबर रह जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर भी, अगर हम a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर के अंदर देखें, अगर a का मान क्या है, b से अधिक हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 जो है, उसी की तरह a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर को लिखना चाहेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से आएगा आप लोगों के आगे, dn बाई डी लैम्बडा का dn बाई डी लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन लैम्बडा क्यूब a माइनस b अपॉन 2 लैम्बडा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइड में ये लिख लेना कि लैम्बडा की क्या की गई है, उच्च घातांक को क्या दिया जाए, नगण्य, क्योंकि ये किस रेंज में, दृश्य प्रकाश की रेंज में। माइनस के बी अपॉन लैम्बडा क्यूब ए माइनस बी अपॉन 2 लैम्बडा स्क्वायर, वापिस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, डी एन बाई डी लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस के ए बी अपॉन लैम्बडा क्यूब माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्बडा की पावर 5। ये वैल्यू वापस किसके बराबर हो जाएगी, 0, क्योंकि अभी भी यहाँ पे लैम्बडा की हाईएस्ट पावर 5 के रूप में आ रही है। तो यहाँ पे डी एन बाई डी लैम्बडा बराबर क्या आ गया, माइनस के ए बी मतलब डी एन बाई डी लैम्बडा किसके प्रोपोर्शनल है, -1 अपॉन लैम्बडा क्यूब। क्योंकि अगर प्रोपोर्शनल साइन अगर हटा दोगे तो वापस कांस्टेंट के रूप में क्या आ जाएंगे, ए और बी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ए और बी तो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। और दूसरी चीज ये कि जो ये समीकरण नंबर 3 आपको प्राप्त हो रही है, इस समीकरण नंबर 3 से एक चीज ये पता चल रही है कि जो तरंग दैर्ध्य है, एक तो यहाँ से सीधी सी पता चल गई कि डी एन बाई डी लैम्बडा किसके लेस देन इक्वल टू 0 है।
मतलब जो कोची ने सूत्र दिया था वो तो किसके लिए ही होगा, सामान्य विक्षेपण के लिए होगा, क्योंकि सामान्य विक्षेपण के अंदर ही आप लोगों को मालूम हो तो तरंग दैर्ध्य के साथ में अपवर्तनांक के अंदर होने वाला परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब dn बाई डी लैम्बडा अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ में होने वाला चेंज क्या है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये तो पुष्टि होगी। दूसरी चीज यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य के साथ में चेंज है वो तरंग दैर्ध्य की कौन सी घात के व्युत्क्रमानुपाती है, तरंग दैर्ध्य की कितने घात के समानुपाती है। और साथ में ये भी चीज हम लिख देंगे कि जो प्रवणता है ग्राफ की, जो ढाल है या स्लोप जो है वो भी कैसा है, यहाँ से इस सूत्र से क्या पता चल रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक और पॉइंट आप यहाँ से समीकरण नंबर 3 से क्या लिख सकते हो, समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट है कि तरंग दैर्ध्य के साथ अपवर्तनांक में होने वाला परिवर्तन, तरंग दैर्ध्य के साथ अपवर्तनांक में होने वाला परिवर्तन माध्यम में से गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, थोड़ा साथ में जो ये नेगेटिव चिन्ह है तथा इक्वेशन नंबर 3 में ऋणात्मक चिन्ह यह व्यक्त करता है कि जो ग्राफ की प्रवणता है वो कैसी होगी, या विक्षेपण में कमी होती है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज ये कि जो dn बाई डी लैम्बडा है ये अपवर्तनांक को शो करता है, तो कौन सी तरंग जो है उसके लिए, मतलब कौन से रंग की तरंग जो है उसके लिए विक्षेपण का मान अधिक होगा और कौन सी तरंग के लिए विक्षेपण का मान कम होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो कोशी का सूत्र है उसकी सहायता से ये पता चलता है कि जो बैंगनी कलर की वेव जो होती है, ये सारे के सारे प्रैक्टिकली रिजल्ट है, जो बैंगनी कलर की तरंग होती है उस तरंग का जो विक्षेपण जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, और लाल रंग की वेव जो होती है उसका विक्षेपण क्या होता है, कम होता है। तो साथ में एक पॉइंट ये भी लिख लेना कि जो वैसे प्रकाश में पदार्थ का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के लिए क्या होता है, ये कम होता है। ठीक है ना।